हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ ईशांश अवस्थी और यार होप करता हूँ सारे ही अच्छे होंगे। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी क्लास 11th का चैप्टर करेंगे राइट्स। सो गाइस इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर सोशल जस्टिस किया था, तो जिन लोगों ने भी अभी वो चैप्टर नहीं किया है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके एक्सेस कर सकते हो वीडियोस को, ताकि आपको और क्लियर हो जाए इस बुक का कॉन्सेप्ट और फिर आप इस चैप्टर में आइएगा। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग ये सारे टॉपिक्स करने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन जानते हैं। और गाइज इस चैप्टर को हम लोग इसी वीडियो में ख़त्म कर देंगे, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि इसमें बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स हैं और आपको ईजिली समझ में भी आ जाएंगे मेरे इस वीडियो के थ्रू। सो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपको बुक भी ओपन करने की ज़रूरत ना पड़े, मेरी ऐसी कोशिश रहेगी। सो गाइज चलिए इंट्रोडक्शन में जानते हैं। तो गाइज राइट्स आपको डे टू डे लाइफ में आपको सुनने को मिलता होगा कि राइट्स क्या होता है या हमारे पास इस चीज़ का राइट है। इसे और अच्छे से समझने के लिए कि आपको सिचुएशन देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई घुस आए बिना आपकी परमिशन के और आपकी चीज़ों को हार्म करने लगे। फॉर एग्जाम्पल आपकी कार को हार्म करने लगे या आपकी पोजेशन में जो भी चीज़ें आपके गार्डन को ख़राब करने लगे, तो आपके पास ये राइट है, आप उसको भगा सकते हो या अगर आपको सेल्फ प्रोटेक्शन की ज़रूरत है तो आप इसे मार भी सकते हो, ये आपके पास राइट है। तो ये राइट आपके लिए ज़रूरी कब हो जाता है? जब कोई दूसरा आपको एक्सप्लॉइट करने आ जाए, और इसीलिए हमें राइट्स की ज़रूरत भी पड़ती है। तो इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि राइट्स की वैलिडिटी क्या होती है और किस एक्सटेंट तक हम लोग अपने राइट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज इंट्रोडक्शन से इस चैप्टर में हम लोग ये समझते हैं कि व्हाट डू वी मीन व्हेन वी स्पीक ऑफ राइट्स। राइट से हम क्या समझते हैं जब हम राइट्स की बात करते हैं कि नहीं हमारे पास तो ये राइट है, इससे हम क्या समझते हैं वो हम इस चैप्टर में समझेंगे। इसके अलावा व्हाट इज द बेसिस ऑन विच राइट्स आर क्लेम्ड, किन किन बेसिस पे हम लोग राइट्स क्लेम कर सकते हैं। कई बार कंट्री में इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है, सारे फंडामेंटल राइट्स को हटा दिया जाता है एक्सेप्ट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो उस सिचुएशन में आपकी एक्सटेंट क्या होगी राइट्स को लेकर? आपको लिमिटेशन दे दी गई कि आप बस जिंदा रह सकते हो, बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स को यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। तो ऐसी एक्सटेंट्स कब आती हैं कंट्री में हमारे राइट्स को लेकर? और थर्डली व्हाट पर्पस डू राइट्स सर्व एंड व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट। राइट्स कौन से पर्पस करते हैं, हमारी लाइफ में मैटर करते हैं और क्यों वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एक्स इंसान रोड पर जा रहा है और वाई इंसान आया और वो गन लिए था हाथ में और उसने उसको कहा कि मैं तुमको शूट कर दूंगा वरना तुम अपने सारे पैसे या फोन मुझे दे दो। तो एक्स इंसान के पास ये राइट है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस या फिर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कि वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए उस इंसान की जान भी ले सकता है और अपने सेल्फ डिफेंस के लिए उसको बेहोश करके वहां से भाग भी सकता है। तो ये राइट जब आपके पास नहीं होगा तो आप समझ लीजिए सिचुएशन क्या हो सकती है। सारी जो डेकोइटीज हैं और जो भुखमरी है, जो लूट मारी है, ये सब बढ़ जाएगी कंट्री में। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी जेब भरेगी, लोग क्या करेंगे, दूसरों को एक्सप्लॉइट करेंगे, रिच पीपल, और गरीबों का क्या होगा, एक्सप्लॉइटेशन होगा। इसलिए हमारे राइट्स बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होते हैं और इसीलिए हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी में ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो गाइज हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि पॉलिटिकल थ्योरी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, नाम से ही हमें समझ में आता है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम सबकी लाइफ में। तो इसे इंटरेस्टिंगली हमें पढ़ना चाहिए ताकि हम इसका स्कोप भी जान सकेंगे और अपने एग्जाम में तो अच्छे मार्क्स ला ही सकेंगे। सो पहला टॉपिक जानते हैं हमारा, व्हाट आर राइट्स। राइट इज अ बेसिक एंटाइटलमेंट और अ नेसेसरी एंटाइटलमेंट और अ जस्टिफाइड क्लेम। मतलब राइट एक क्लेम की तरह हमारी लाइफ में वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई अथॉरिटी है, आपकी कोई पोजेशन में कोई चीज़ है और उसे आपसे कोई ले जाता है, तो आपके पास उस चीज़ का क्लेम होगा ना, उसी को हम लोग राइट बोलते हैं। अब आजकल आप देखते हैं कि हर चीज़ का इंश्योरेंस हो रहा है, क्लेम हो रहा है। क्यों होता है? फॉर सिक्योरिटी रीजंस। तो जो लाइफ है हमारी वो तो बेसिक एंटाइटलमेंट है, उसका भी तो कोई सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो हमारी लाइफ के सिक्योरिटी या सेफगार्ड कौन होता है? राइट्स होते हैं, इसलिए राइट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लेकिन गाइज हर वो चीज़ जिसको हम राइट समझते हैं वो राइट नहीं होते, या जिसे हम ज़रूरी समझते हैं वो राइट नहीं होते। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं स्कूल्स में कि उन्हें अपनी यूनिफॉर्म नहीं पसंद होती है या उन्हें अपने पसंद के कपड़े पहनने होते हैं। तो क्या वो ये बोल सकते हैं कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है या हमारे पास लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी है?
तो हम जाकर अपने पसंद के कपड़े पहन कर आएंगे, हम स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे, नहीं। सो ये एक एक्सेप्शन होता है राइट का। और भी बहुत सारी चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल ड्रग यूज़ बैन होते हैं, बहुत सारे ड्रग्स एक कंट्री में, हमारी कंट्री में जैसे बैन है। तो कोई इंसान बोले कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी, हम जो चाहें वो करें, हमें क्यों रोक रहे हो, हमारे पास तो राइट है। तो वो आपके पास राइट नहीं, क्योंकि उसे आप ज़रूरी समझ रहे हैं, बट आपकी सोसाइटी को कितना हार्म हो रहा है आपके उस चीज़ से, आपके मेंटल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं उस चीज़ की वजह से, इसलिए वो बैन है, या इसलिए आपको वो चीज़ करने को नहीं मिलती है, प्रोहिबिटेड है। सो ये आपको डिस्टिंक्शन समझनी होगी। सो इसीलिए यहाँ पर मेंशन है दैट देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन व्हाट आई वांट एंड थिंक एंड आई एम एंटाइटल्ड टू डू व्हाट कैन बी डेजिग्नेटेड एज राइट। तो इसीलिए यहाँ पर दिया हुआ है कि राइट्स एक्चुअली में जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, डिस्टिंग्विश होते हैं, बल्कि जिन्हें हम राइट समझते हैं उनसे। सो नाउ आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा फॉर इंस्टेंस राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मीन्स हैविंग अ डिग्निफाइड लाइफ, and right to speech and expression is important for democracy since it allow the citizen to be creative। मतलब यहाँ पर बात हो रही है कि पर्सनल लिबर्टी का मतलब ये होता है कि हम एक डिग्निफाइड लाइफ जी रहे हैं। मतलब पहले के समय में आप देखते थे कास्ट सिस्टम होता था, तो इसमें क्या होता था कि जो लोअर कास्ट के लोग होते थे उनको राइट्स तो ग्रांट कर दिए जाते थे, वो जीते तो थे थ्रू आउट देयर लाइफ, बट दे डोंट लिव एज अ डिग्निफाइड लाइफ, एक अच्छी लाइफ नहीं जीते थे, एक रिस्पेक्टेबल लाइफ नहीं जीते थे। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी है, तो ये मेंशन है कि सब बराबर हैं, सबको इक्वल राइट्स मिले और सब लोग डिग्निफाइड लाइफ जिए। इसके बाद another ground on which right have been claimed is that they are necessary for our well-being। राइट्स किस लिए एक और मैंडेटरी रीज़न है कि हमारे वेलबींग के लिए, हमारे भले के लिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर राइट्स हमें ग्रांटेड नहीं होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, तो हमें गवर्नमेंट ही एक्सप्लॉइट करने लग जाएगी। हमें जो रिच होंगे या जो पावरफुल इन्फ्लुएंसिव पीपल होंगे वो हमें एक्सप्लॉइट करने लग जाएंगे। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट्स मेंशन है, इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट होता है राइट। आफ्टर दैट दे हेल्प इंडिविजुअल टू डेवलप देयर टैलेंट एंड स्किल। और साथ ही साथ हमें एक्सप्लॉयटेशन से बचाता तो है ही, बट साथ ही साथ क्या करता है, हमें क्रिएटिव और टैलेंटेड होने का भी एक मौका देता है। जैसे कि कई कंट्रीज़ हैं ऐसी जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बैन है, बहुत सारे ऐप्स बैन है, कहीं कहीं पर तो यूट्यूब भी बैन है, तो वहाँ पर क्रिएटिविटी दिखाने का कोई मौका ही नहीं मिलता है। सिटीजन्स को वही जो लिमिटेड जॉब्स हैं उसमें से जॉब्स करनी पड़ती हैं और उनकी क्रिएटिविटी कहीं दब के मर जाती है। सो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन हमारे राइट्स को सेफगार्ड करता है ताकि हम क्रिएटिव भी हो सकें। अब आप मुझसे इंटरेक्ट कर पा रहे हो थ्रू यूट्यूब, सो ये एक राइट्स का नतीजा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नतीजा है, हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है इस बात का नतीजा है। तो इसलिए हमारा ये टॉपिक जस्टिफाइड है कि व्हाट आर राइट्स। नाउ वेयर डू दीज राइट्स केम फ्रॉम, ये राइट्स कहाँ से आए हैं जो हम और आप राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात कर रहे हैं, जो हम लोग राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, हम लोग फंडामेंटल की राइट्स की बात कर रहे हैं। ये सारे राइट्स हमें किसने दिए हैं? क्या हमने कभी ये सोचा है कि कहाँ से ये राइट्स आए होंगे? तो ये राइट्स हमेशा से ही थे। एज सुन एज वी आर बॉर्न एज अ चाइल्ड वी आर एबल टू रिकॉग्नाइज दीज राइट्स। मतलब जैसे ही हम पैदा हुए, फ्रॉम द डे ऑफ आवर बर्थ, हमें ये राइट्स मिल जाते हैं। राइट टू लिव इन अ क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और ऐसा 18th एंड 17th सेंचुरी के बहुत सारे थ्योरिस्ट, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट का ऐसा मानना था दैट ये राइट्स हमें भगवान ने दिए हैं या नेचर ने दिए हैं खुद से। चलिए टॉपिक से हमें और क्लियर हो जाएगा। In 17th and 18th century, political theorists argued that rights are given to us by nature or God। तो ये हमें राइट्स कहाँ से मिले हैं? हमें गॉड से या नेचर से ही मिले हैं। मतलब पहले से ही ये राइट एग्जिस्ट करते थे धरती पर। आफ्टर दैट दिस मीन्स राइट्स वर नॉट कन्फर्ड बाय अ रूलर और अ सोसाइटी, वी आर बॉर्न विद देम। तो जब धरती पर पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब किसी रूलर ने नहीं बनाए हैं ये राइट्स, या किसी सभ्यता ने नहीं बनाए, किसी सोसाइटी ने नहीं बनाए, बल्कि हम लोग इन राइट्स के साथ बॉर्न होते हैं। आफ्टर दैट इन रिसेंट ईयर द टर्म ह्यूमन राइट इज बीइंग यूज्ड मोर देन द टर्म नेचुरल राइट्स। तो इन राइट्स को पहले नेचुरल राइट्स कंसीडर किया जाता था ड्यूरिंग 17th एंड 18th सेंचुरी, बट अभी पिछले कुछ सालों से इसे क्या बोला जाने लग रहा है? ह्यूमन राइट्स।
क्यों? क्योंकि देश काल और समय मुताबिक लोग अपने कंफर्ट के हिसाब से राइट्स को कन्वर्ट करते जा रहे हैं। अब जैसे कि राइट टू लिव इन अ क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट, ये जो राइट हमारा था ये अभी रिसेंटली ऐड हुआ है या अमेंड हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। क्यों? क्योंकि पहले तो इन्वायरमेंट क्लीन था, कोई डिफॉरेस्टेशन नहीं हो रहा था, कोई ओजोन लेयर डिप्लीशन नहीं हो रहा था, सब हवा भी साफ थी, पानी भी साफ था, लैंड भी साफ थी, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। पर अब ये सब पॉल्यूटेड हो रहा है और हम नेचर से कंप्लीटली डिपेंडेंट हैं, तो क्या है, हमें भी उसकी ज़रूरत है, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करना भी हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। और यही कारण है कि हम नए नए लॉज इंप्लीमेंट कराते हैं या नए नए राइट्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है। आफ्टर दैट, today, United Nations Declaration of Human Rights build upon this understanding of rights for leading a dignified life. अब जो हम लोग बात करते हैं ना, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो जीने का अधिकार तो है ही, पर साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन काउंसिल ने क्या बोला कि सबको डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार है, सबको सम्मान के साथ, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, छोटी जाति का हो, ऊंची जाति का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक डिग्निटी होनी चाहिए हर ह्यूमन बीइंग के पास एक। क्योंकि हम लोग सब लोग को भगवान ने बनाया, हम लोग सब लोग 5 तत्व की मूर्ति हैं, तो सब लोग बराबर हुए ना। और जब हर इंसान बराबर है तो ऊंच नीच कहां से आई? तो यही ऐसा मानना जाता है। यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने क्या बोला कि हर इंसान को एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार है, ये एक उसका पर्सनल अधिकार है जिसे कोई छीन नहीं सकता, यहां तक कि गवर्नमेंट भी उसे नहीं छीन सकती। आफ्टर दैट, the list of human rights which people have claimed has expanded over the years as society face new threats and challenges. तो जैसे जैसे सोसाइटी नए थ्रेट्स को महसूस करती है कि इस चीज़ से हमें खतरा हो सकता है या आने वाले समय में इस चीज़ का हमें कमी हो सकती है, शॉर्टेज हो सकती है, तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए नए नए राइट्स बना दिए जाते हैं। लास्टली, for instance, today we need to protect the nature and this generated the demand for right to clean and healthy environment. तो जैसा कि हमें प्रेजेंट डे में क्या नीड है कि हेल्दी इन्वायरमेंट हो, हम लोग उसमें सांस ले पाएं और हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो बढ़ता जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? क्लीन एनवायरनमेंट रखना होगा, ओजोन लेयर डिप्रेशन होने से बचाना होगा। तो इन सब के लिए नए नए राइट्स इंप्लीमेंट किए जाते हैं। और ये राइट्स कहाँ से आए थे? ये राइट्स एग्जिस्ट करते थे एज सुन एज द अर्थ वॉज मेड। जैसे ही अर्थ बनी थी हम सब को ये राइट्स मिल गए थे और हम लोग बॉर्न ही होते हैं, पैदा ही होते हैं इन सब राइट्स के साथ, इसलिए कोई हमसे ये राइट्स छीन नहीं सकता है। तो ये हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, हमारा लीगल राइट्स एंड द स्टेट। मतलब जो हमारे राइट्स हैं वो हम लोग क्लेम करते हैं और वही आगे जाकर जब स्टेट उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है थ्रू पार्लियामेंट, एंड जब पार्लियामेंट से वो बिल पास हो जाता है तब वो लॉ या राइट बनता है। तो उसमें स्टेट्स की क्या ड्यूटी होती है, क्या रोल होता है, उस बारे में हमारा टॉपिक है। चलिए देखते हैं। Constitution represents the highest law of the land, so constitutional recognition of certain rights give them a primary importance. तो जो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड बोला गया है वो किसे बोला गया है? कॉन्स्टिट्यूशन को बोला गया है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक कंट्री का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, एक कंट्री को कैसे रन करना है ये कौन लुक आफ्टर करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन करता है। हमारी कंट्री में उसे कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, अमेरिका में उसे बिल ऑफ राइट्स बोला जाता है, पर मतलब दोनों का सेम है कि कंट्री का जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है, कंट्री कैसे रन करनी चाहिए, सारे सिटीजन्स को कौन से राइट्स मिलने चाहिए, ये किस कहाँ मेंशन है? कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट थिंग, अदर लॉज एंड पॉलिसी आर सपोज टू रिस्पेक्ट ऑल द राइट्स ग्रांटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जितने भी अदर राइट्स हैं, पॉलिसीज हैं लागू करवाई जाती हैं वो बाद में आती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। पहले किसे प्राथमिकता दी जाती है, किसे प्राइमरी इंपॉर्टेंस दी जाती है? कॉन्स्टिट्यूशन को दी जाती है। अलावा several theorists define right as claim which are recognized by the state. The legal endorsement certainty gives a right a special status. तो several जो theorists हैं उन्होंने क्या डिफाइन किया है कि जो हमारे राइट्स हैं वो गवर्नमेंट की ड्यूटी है ओबे करना। मतलब अगर हम बोलते हैं कि हमारे पास राइट टू प्राइवेसी है तो गवर्नमेंट ये लुक आफ्टर करेगी कि कोई दूसरा इंसान हमारी प्राइवेसी में विघ्न तो नहीं डाल रहा, खलल तो नहीं डाल रहा, या हमारी प्राइवेसी को ब्रोक करके तो नहीं हमारे घर चला आ रहा है। तो ये चीज गवर्नमेंट की ड्यूटी बन जाती है जो हमारे राइट्स होते हैं। इस बात को, स्टेटमेंट को याद रखिएगा, जो हमारे राइट्स होते हैं वो किसी और की ड्यूटी होती है फुलफिल करना। आफ्टर दैट, फॉर इंस्टेंस व्हेन आई असर्ट माय राइट टू एजुकेशन,
I call upon the right to make provision for my basic education. जब मैं ये बात बोलता हूं कि मेरे पास राइट टू एजुकेशन होना चाहिए, तब मैं ये भी बोलता हूं कि गवर्नमेंट की या स्टेट की ये ड्यूटी है कि वो लुक आफ्टर करे कि सारे फैसिलिटीज हमें मिल रही हैं कि नहीं, यूनिवर्सिटीज या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बन रहे हैं कि नहीं, एजुकेशन मिनिस्ट्री बन रही है कि नहीं, साथ ही साथ स्कॉलरशिप्स मिल रही है कि नहीं। ये सब कौन किसकी ड्यूटी बन जाती है, स्टेट की या गवर्नमेंट की। जब हमारे राइट्स होते हैं वो स्टेट के या गवर्नमेंट की ड्यूटी बन जाती है। इसके अलावा does right plays an obligation upon the state to act in certain kind of ways. For instance, my right to life obliges the state to make the laws that protect me from injury by the others. जब मैं ये बात बोलता हूं कि right to life, इससे मेरा ये भी मतलब होता है कि गवर्नमेंट लुक आफ्टर करे कि मुझे प्रोटेक्ट कैसे करा जाए बाय द इंजरी ऑफ अदर्स। मतलब दूसरे मुझे कोई क्षति तो नहीं पहुंचा रहे, हानि तो नहीं पहुंचा रहे, कोई हमें इंजरी तो नहीं पहुंचा रहे। ये चीज कौन लुक आफ्टर करेगा, गवर्नमेंट देखेगी जब हमारे राइट्स होंगे हमारे पास। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा मैंडेटरी माना गया है, प्राइम सोर्स माना गया है। बाकी सारे लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के बाद होते हैं, सबसे पहले जो प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है। आफ्टर दैट our rights ensure that the authority of the state is exercised without violating the sanctity of independent life and authority. हमारे राइट्स ये लुक आफ्टर करते हैं कि स्टेट यानी गवर्नमेंट भी हमारे राइट्स को खत्म ना कर पाए। इसीलिए हमें राइट टू प्राइवेसी दिया गया है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी दिया गया है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दिया गया है। उसके थ्रू क्या होता है कि हमारे पास ये राइट होता है कि अगर कोई भी राइट हमारा वायलेट हो रहा है तो हम उसे वापस गेन कर सकें, हासिल कर सकें। अगर गवर्नमेंट भी उसे वायलेट कर रही है तो उसे हमें वापस हमारा राइट देना होगा। इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर में पुलिस आ गई और बिना वारंट के घुसती चली आई, तो आपके पास ये राइट, आप उनसे क्लेम करोगे कि हमारा आपने वारंट के बिना हमारे घर में कैसे घुसे, यू आर नॉट अलाउड टू बी एट हर होम। क्यों? क्योंकि आपके पास राइट है। तो उनको वारंट लाना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा, तब वो आपको ले जा सकते हैं या किसी भी इंसान को ले जा सकते हैं पुलिस स्टेशन। अदरवाइज दे आर नॉट हैविंग द पावर टू डू सो। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज सेफगार्ड करी गई है हमारे लिए। नाउ आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे जो कि है काइंड ऑफ राइट्स या डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइट्स। अभी हम लोग राइट्स की जो हम बात कर रहे हैं, हम लोग क्या हर बार सेम राइट्स की बात करते हैं? जो हम लोग इतनी देर से बात किए जा रहे हैं कि ये राइट है, हमारे पास प्राइवेसी का राइट है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का राइट है, तो क्या ये सारे एक ही राइट हैं? नहीं ना। तो ये जो डिफरेंट राइट्स हैं उसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में बात करते हैं। तो गाइस, प्रेजेंट डे में हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एक आंधी आई पड़ी है। किस चीज़ की? कि हमारे पास पॉलिटिकल राइट है, हमारे पास पॉलिटिकल राइट है। पॉलिटिकल राइट से क्या मतलब होता है कि आपके पास ये राइट है कि आप अपनी खुद की गवर्नमेंट बना सकते हैं या आप किसी भी गवर्नमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये राइट है, बहुत अच्छी बात है, आपको मुबारक है। पर जनाब, जब तक आपके पास रोटी, कपड़ा और मकान, ये बेसिक चीज़ें नहीं होंगी, आप क्या करोगे पॉलिटिकल पार्टी का? आप अचार डालोगे क्या? एक इंसान की, एक ह्यूमन की बेसिक टेंडेंसी होती है, उसे 3 बेसिक चीज़ें चाहिए होती है हर एक इंसान को। क्या? सबसे पहले तो फूड, सेकेंड थिंग इज क्लोथिंग एंड थर्ड थिंग इज शेल्टर। ये चीज़ें होंगी, उसके बाद इंसान अपनी रिस्पेक्ट के बारे में सोचेगा, उसके बाद इंसान अपनी डिग्निटी के बारे में सोचेगा, उसके बाद अपनी लाइफ को डेवलप करेगा, एजुकेशन पे एम्फेसाइज करेगा। तो पॉलिटिकल राइट में हमने देखा कि जब हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स रोटी, कपड़ा और मकान पूरा नहीं हो रहा है तो हम पॉलिटिक्स का क्या करेंगे जब तक हमारी बेसिक चीज़ें पूरी नहीं हो रही। तो फिर हमने किस चीज़ पर एम्फेसाइज करने की सोची? हमने इकोनॉमिक टर्म में एम्फेसाइज किया कि हमारे जितने भी पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में, क्योंकि हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, तो हम अपनी पॉपुलेशन में वेजेस इक्वली बांटें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कराएं, और जब हमारी कंट्री वेल एफिशिएंट इक्विप्ड कंट्री बन जाए उसके बाद हम ये सारी चीज़ें पॉलिटिक्स ला सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोग कल्चरल राइट्स भी स्टार्ट कर सकते हैं। कल्चरल राइट्स मतलब हमारी कंट्री डाइवर्स है और यहाँ पर डिफरेंट एथनिसिटी के लोग हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, डिफरेंट कल्चर के हैं, तो उनके कल्चर को भी जिंदा रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है। तो उनके कल्चर को कैसे जिंदा रखोगे आप? जब आप उनको एजुकेटेड रखोगे उनके कल्चर से, उनकी जो प्राइमरी
एजुकेशन है वो उनके कल्चर में होनी चाहिए, उनकी लैंग्वेज में होनी चाहिए, तब वो अक्षीण रहेगी हमारी कंट्री। और तब हम बोलेंगे कि हाँ, हर एक इंडिविजुअल के, हर एक इंसान के राइट्स फुलफिल हुए हैं। तो यहाँ पर हमने समझा, तो ये सारे राइट्स कब आते हैं? जब हमारे फंडामेंटल राइट्स कंट्री में पूरे होते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। और इन केस आपके कोई भी राइट्स इनमें से पूरे नहीं किए जा रहे हैं तो आप क्या क्लेम कर सकते हो? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। इसे हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके बाद हमारी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब हमारी कंट्री में डेवलपमेंट्स हो जाएंगी थ्रू डिफरेंट राइट्स। पर जो बेसिक राइट्स हैं वो क्या होने चाहिए? वो ये सारे फंडामेंटल राइट्स प्लस रोटी, कपड़ा और मकान। नाउ आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब कि हमें जो इतने सारे राइट्स गारंटी किए गए हैं बाय कॉन्स्टिट्यूशन, उसके साथ ही साथ हमें कुछ ड्यूटीज भी मिली हैं जो कि हमें ओबे करनी है एट द सेम टाइम। तो वो ड्यूटीज क्या हैं? राइट टू कंपेल अस टू थिंक नॉट जस्ट फॉर आवर ओन पर्सनल नीड बट टू डिफेंड द सोसाइटी। मतलब कि हमारे राइट्स के साथ साथ हमारी ये ड्यूटी है कि सिर्फ हम अपने बारे में ना सोचें, हम सेल्फिश ना हो जाएं, बल्कि हम सोसाइटी के बारे में भी सोचें। फॉर एग्जाम्पल, आप कचरा फेंक रहे हो, आप बगल वाले के घर में फेंक रहे हो, या बगल आपके कोई गार्डन है आप वहां फेंक रहे हो, तो आप इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हो। और उससे सिर्फ बगल वालों का नुकसान नहीं है, आपका खुद का भी नुकसान है। हमें एक विजिलेंसी के साथ अपने डिसीजंस लेने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इमरजेंसी के दौरान में हमारे सारे ही राइट्स को हटा दिया जाता है एक्सेप्ट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को। क्यों? क्योंकि उस समय थ्रेट होता है हमारी कंट्री में। तो उस समय हम ये नहीं बोल सकते ना कि हमें जेल में क्यों डाल दिया बिना वारंट के, या हमें बेल चाहिए, या हमें 24 आवर्स के विद इन में मैजिस्ट्रेट के सामने पेशी करवाओ हमारी। वो इमरजेंसी सिचुएशन है, तो हमें उस सिचुएशन में विजिलेंट इनफ रहना है और उसी हिसाब से अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। आफ्टर दैट, in such situations the question is to ask whether the person concerned poses an imminent threat to the society or not। मतलब कि अगर इमिनेंट थ्रेट है किसी चीज का तो उसके लिए हम पूरे प्रोसीजर का इंतजार नहीं कर सकते। अगर कोई इंसान बॉम्ब प्लांट करने वाला है तो हम उसके खिलाफ वारंट लेकर नहीं जा सकते, हमें उसे तुरंत डायरेक्ट एक्शन लेना होगा। तो हमें विजिलेंट इनफ रहकर ही अपने डिसीजंस लेने हैं। तो ये हमारा चैप्टर था और ये हमारा टॉपिक था राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो गाइज, हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाया है, बट एक एक पॉइंट कवर किया है। अगर आपने ये जो मैंने लिखा हुआ है नोट्स वो आपने कॉपी में लिख रखे हैं, वेल एंड गुड। नहीं लिखे हैं तो वीडियो को फिर से बैक करिए, स्टार्टिंग से लिखना स्टार्ट करिए, क्योंकि इसके अलावा एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला। और ये बेस्ट नोट्स हैं जो आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम में, अपने पेपर में, अपनी कॉपी में, अपने नोट्स में, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आएँ और आपको बाद में कोई रिग्रेट फील ना हो। तो गाइस, पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है और आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आपको पता है आपको क्या करना है। लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।